नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। औरैया जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है फफूंद, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है सियापुर हजियापुर। सियापुर गांव में, वैसे गांव है तो बहुत सारे परिवार रहते हैं, लेकिन आज की कहानी दो परिवारों से संबंधित है। एक परिवार जिसमें एक युवक रहता था जिसका नाम था अनुराग यादव उर्फ मनोज यादव, उम्र करीब 28-29 साल के आसपास में। और मनोज यादव के घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पे एक दूसरा परिवार रहता था। उसमें एक खूबसूरत लड़की रहती थी, 20 साल की। नाम था प्रगति यादव। प्रगति यादव जो थी 12वीं तक पढ़ी लिखी थी, और जो अनुराग यादव था ये ग्रेजुएशन कंप्लीट था। प्रगति यादव जी थी, ये नए ख्यालों वाली लड़की थी, मॉडर्न जमाने को फॉलो करने वाली लड़की थी, फैशनेबल थी और लग्जरी लाइफ जीने की इसकी तमन्ना थी। पर परिवार मिडिल क्लास का था, आर्थिक आय इतना नहीं थी कि इसके सपनों की जो जिंदगी थी, जो सपना पाल के रखी थी, उस प्रकार की जिंदगी ये जी सकती। जो मनोज था यानी अनुराग, ये भी नए ख्यालों वाला लड़का था, युवक था, हैंडसम, स्मार्ट, गोरा चिट्टा। ये भी लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन ये भी मिडिल क्लास परिवार का था। इसके पास भी आर्थिक इनकम इतना ज्यादा नहीं परिवार के पास में। तो अनुराग का एक करीबी रिश्तेदार था जिसका नाम था रामजी नागर, जो अनुराग का दोस्त भी था, और रामजी नागर का भी एक दोस्त था। अब रामजी नागर और रामजी नागर का एक दोस्त, ये दोनों क्राइम की दुनिया में आ चुके थे और अलग अलग जगहों पे वारदात क्रिएट करते थे, और वहां से अच्छी खासी इनकी कमाई होती थी, और उसी कमाई से ये लग्जरी लाइफ जीते थे। अनुराग यादव भी रामजी नागर के टच में आ गया, कांटेक्ट में आ गया, रिश्तेदार था ही। और जब उनके टच में आ गया तो जो अनुराग था ये भी लग्जरी लाइफ जीने लगा। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी, महंगे जूते, ज्यादातर समय गांव से बाहर रहता था, घर से बाहर रहता था। गांव के लोगों को यह पता नहीं कि अनुराग बाहर क्या करता है। गांव में जब भी घूमने टहलने आता था, कभी स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आता था, कभी बुलेट से आता था, कभी अपाचे से आता था, महंगी महंगी गाड़ी लेकर आता था, गांव में घूमता था। लोग देखते थे तो आश्चर्यचकित होते थे कि आखिर अनुराग बाहर कहां पर क्या ऐसा कार्य करता है कि इतना पैसा इसके पास में आता है। पर कोई भी अनुराग से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है, क्योंकि गांव के लोग यही सोचते हैं कि उसकी मर्जी, अच्छा करता होगा, बुरा करता होगा, उसका रिजल्ट उसे स्वयं मिलेगा, उससे हमें क्या करना है। लेकिन गांव के लोग थोड़ा आशंकित अवश्य होते हैं। अब जब अनुराग गांव में घूमने आता था और उसे प्रगति देखती थी तो वो बहुत खुश होती थी। वो भी अंदर ही अंदर अनुराग का साथ चाहने लगी थी। उसे यह लगता था कि अगर अनुराग का साथ मिल जाता है तो जो उसका ख्वाब था लग्जरी लाइफ जीने का, वो ख्वाब अनुराग के साथ पूरा हो सकता है। इसीलिए जब भी अनुराग आता था, प्रगति उसे देखती थी तो बहुत खुश होती थी। पर न प्रगति अनुराग से बात कर पाती थी और न अनुराग प्रगति से बात कर पाता था। इसका कारण था, प्रगति और अनुराग के परिवार के बीच में कई पीढ़ियों से दुश्मनी थी। 5 बीघा जमीन को लेके दुश्मनी हुई थी, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुश्मनी चली आ रही थी, और अभी भी ये दुश्मनी कायम थी। और यही कारण था, प्रगति और अनुराग ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। पर जो प्रगति थी ये अनुराग को अंदर ही अंदर चाहने लगी थी। जो अनुराग था ये भी प्रगति से प्यार करने लगा था, पर दोनों एक दूसरे से कुछ बोल नहीं पाते थे और ना ही मिल पाते थे। इच्छा बहुत थी दोनों की। जो अनुराग था, आसपास में जो उसके दोस्त थे उनसे मिलता था तो प्रगति के बारे में बातचीत करता था। इसीलिए प्रगति और अनुराग के बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम जैसी स्थिति है, ये दोस्त उसके जानते थे। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी तक जो इनकी बातें थी, दिल की बातें थी, आदान प्रदान नहीं हुई थी, डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई थी। एक दिन की बात है, प्रगति यादव ये घर के पास में ही
अपना इसका जो एक चरनी वगैरह होता है, जहां मवेशी बांधे जाते हैं, गाय भैंस, वहां पर चारा भूसा डालने के लिए गई थी। और उस समय वहां पर आसपास कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा था। अनुराग देख लेता है और पीछे से ये वहां पहुंच जाता है प्रगति के पास में, और इसके हाथ में एक पर्ची होती है। उस पर्ची में ये अपना मोबाइल नंबर लिख देता है और प्रगति के हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि फोन करना इस नंबर पे, और उसके बाद वहां से लौट आता है। जो प्रगति थी, इसके पास में मोबाइल फोन नहीं था। जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है और रात को परिवार के लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, तो प्रगति चुपचाप उठती है और उसके पिताजी का मोबाइल फोन लेती है और उसी फोन से अनुराग को नंबर लगाती है, फोन करती है। और फिर अनुराग और प्रगति दोनों लंबे समय तक बातचीत करते रहते हैं और अपने अपने दिल की बात दोनों एक दूसरे को बताते हैं। और फिर उसी दिन से अनुराग और प्रगति यादव के बीच में प्रेम का इजहार हो जाता है, प्रेम संबंध बन जाता है। और उसके बाद में ये दोनों गांव के आसपास जो खेत होता था, सीमान होता था, वहां जाकर आपस में मेलजोल करते थे, मेल मुलाकात करते थे। गांव समाज और परिवार की नजरों से बचते बचाते परिवार के लोग या गांव के लोग अभी तक इन दोनों के जो संबंध था, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। जो प्रगति यादव थी, इसकी एक मौसी औरैया शहर के पास में रहती थी। तो प्रगति अपने मौसी के घर जाती थी और वहां जब जाती थी तो हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन वहां रुकती थी। जब अनुराग यादव के साथ में इसके संबंध हो जाते हैं तो प्रगति अपने मौसी का पता बता देती है, और जब ये मौसी के यहां जाती है तो अनुराग भी वहां पहुंच जाता है। और फिर प्रगति साईं मंदिर जाने का बहाना बनाकर घर से बाहर आती है और फिर वहीं नजदीक में एक होटल होता है, उसी होटल में अनुराग और प्रगति ये दोनों मिलते थे, वहीं बैठते थे, टाइम पास करते थे, खाना खाते थे और कमरा किराए पे लेते थे, दोनों संबंध बनाते थे। ऐसा ही रिलेशन इनका आगे बढ़ रहा था लगातार। जब मौसी के यहां जाती थी तो होटल में मेल मुलाकात, और जब गांव में रहती थी तो खेत सिवान आसपास जो होता था वहां मेल मुलाकात। इसी प्रकार से कंटिन्यू इनका करीब रिलेशन 4 साल तक चलता रहा। जो प्रगति यादव थी, इसकी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था पारुल यादव। पारुल यादव की शादी 6 साल पहले मैनपुरी जिले में एक थाना पड़ता है जिसका नाम है भोगांव, और भोगांव थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नगला दीपा। इस गांव में एक संदीप यादव नाम का युवक था, उसके साथ में हुई थी। तो जो संदीप यादव था, इसका एक छोटा भाई था जिसका नाम था दिलीप यादव। संदीप यादव जो था, इसका एक कंपनी थी, हाइड्रा कंपनी, जो क्रेन सर्विस होती है, इसकी कंपनी थी। यस यादव क्रेन सर्विस नाम की कंपनी थी, जो ये अपने घर पर ही दुकान खोलकर रखा था। और इसकी कंपनी में 20 से 25 हाइड्रा था, क्रेन थे, जो मैनपुरी, औरैया, कन्नौज आसपास के 4-5 जिलों में इसका बिजनेस फैला हुआ था और करोड़ों का बिजनेस था इसका। तो संदीप का जो छोटा भाई था, यानी प्रगति की बड़ी बहन पारुल का देवर जो दिलीप यादव जो था, यह भी अपने बड़े भाई संदीप यादव के बिजनेस में हाथ बटाता था। तो करीब 3 साल पहले की बात है। दिलीप यादव ये औरैया जिले का एक जगह पड़ता है जिसका नाम है दिबियापुर। यहीं पर एक मंदिर है, सेहुद मंदिर, इसी के पास में एक मकान ले लिया था और वहां पर ये रह रहा था दिलीप यादव। और वहीं पर कन्नौज जिले में ही अपना हाइड्रा चलाता था, क्रेन चलाता था और वहीं से अपना बिजनेस देखता था। तो जैसे बताया कि पारुल प्रगति की बड़ी बहन थी और बड़ी बहन की शादी यहां हुई थी, तो यह भी प्रगति भी कभी कभार अपने बहन के घर पर जाती थी मैनपुरी, और वहां हफ्ता दिन, 10 दिन रहती थी। और इसी दरमियान जो दिलीप यादव था, पारुल का देवर यानी संदीप का छोटा भाई, इन दोनों के बीच में पटने लगती है। जो प्रगति और दिलीप यादव दोनों हम उम्र के होते हैं। दिलीप भी ठीक ठाक होता है, हैंडसम स्मार्ट होता है, करोड़पति घर का होता है और अच्छा खासा ये भी पैसा कमा रहा होता है। जैसे बताया, जो प्रगति थी, इसका सपना लग्जरी लाइफ जीने की थी। तो ये दिलीप के साथ में जो है संबंध बनाना चाहती है, रिलेशन रखना चाहती है और अंदर ही अंदर यही सोचती है कि दिलीप यादव के साथ में अगर शादी हो जाती है तो आगे की जिंदगी इसकी भी सुविधाजनक हो सकती है।
पर इसी बीच अनुराग के साथ में उसके संबंध हो जाते हैं। तो जब अनुराग के साथ में संबंध हो जाते हैं तो दिलीप का जो प्रेम होता है, संबंध होता है, ये पीछे छूट जाता है, अनुराग प्रथम में आ जाता है। अब इधर अनुराग से रिलेशन बने करीब 4 साल बीत जाते हैं और इस 4 साल के बीच में जो प्रगति यादव के परिवार वाले होते हैं, इनको जानकारी ये हो जाती है कि अनुराग यादव से प्रगति के संबंध हैं। और जो अनुराग होता है, इसके परिवार वाले भी जान जाते हैं कि अनुराग के प्रगति यादव के साथ में संबंध हैं, पर दोनों परिवारों में दुश्मनी होती है। अब ये दोनों परिवार के लोग इन दोनों के संबंध को दबा लेते हैं, ओपन नहीं होने देते हैं, पर जो गांव के लोग होते हैं, इनको इन दोनों के संबंध की जानकारी हो जाती है। लेकिन जब परिवार के लोग संबंध को दबा लेते हैं तो गांव वालों से क्या लेना देना। इसी बीच जो प्रगति थी, इसकी उम्र करीब 20 साल प्लस में हो जाती है। तो जो परिवार के लोग होते हैं, ये सोचते हैं कि प्रगति की अब शादी कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी बेटी पारुल की शादी लगभग इसी उम्र में हुई थी 6 साल पहले। तो प्रगति की शादी की भी जो है चर्चा छेड़ देते हैं और यही सोचते हैं कि संदीप के साथ में बड़ी बेटी पारुल की शादी हुई है, वो सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत कर रही है, अच्छा खासा परिवार है, अच्छा खासा बिजनेस है। अगर छोटी बेटी प्रगति की शादी पारुल के देवर दिलीप यादव से कर दी जाए तो इसकी भी जिंदगी अच्छे खासी तरीके से गुजरने लगेगी। यही सोचकर जो है दिलीप यादव और जो प्रगति यादव होती है, दोनों के परिवार के लोग सहमति से शादी तय कर देते हैं। जो प्रगति होती है, यह भी दिलीप के साथ शादी को सहमति दे देती है और ये जानकारी जब अनुराग यादव को होता है, प्रेमी को, तो नाराजगी जताता है, विरोध करता है। तो जो प्रगति होती है, ये अनुराग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद में जो दिलीप है इसका हम कत्ल कर देंगे और उसके बाद में इसके हिस्से की करोड़ों की संपत्ति मेरे नाम आ जाएगी और उसके बाद में हम दोनों ऐश की जिंदगी साथ में रहकर जिएंगे। यह बात जब प्रगति बोलती है तो जो अनुराग होता है ये भी खुश होता है और प्रगति के इस षड्यंत्र से सहमत हो जाता है और उसके बाद प्रगति के षड्यंत्र में, इसके प्लानिंग में वो भी हाथ बटाने लगता है। और उसके बाद में जैसे बताया, दोनों परिवार के लोग शादी तय कर दिए थे। जो प्रगति थी यह भी सहमति जता चुकी थी और उसके बाद में 5 मार्च 2025 को दिलीप यादव और प्रगति यादव, इन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से, जो समाज के लोग होते हैं, दोनों परिवार के लोग होते हैं, बड़े धूमधाम से शादी संपन्न हो जाती है। और 6 मार्च 2025 को जो प्रगति यादव होती है, इसकी विदाई हो जाती है और ये औरैया से मैनपुरी अपने ससुराल आ जाती है, दिलीप यादव के घर 6 तारीख को यहाँ आ जाती है और 6, 7, 8, 9 तक रहती है। 10 तारीख को यानी 10 मार्च 2025 को ये वापस मायके चली आती है, क्योंकि 14 मार्च 2025 को होली का त्योहार था, तो ये मायके आ जाती है। अब प्रेमी अनुराग के साथ में शादी से पहले ही प्लानिंग तय हो गई थी कि दिलीप यादव का कत्ल करना है। अब यहां आने के बाद में जो प्रगति होती है, ये अनुराग से मिलती है और उसी होटल में जाके मिलती है जिस होटल में मौसी के यहाँ जाकर मुलाकात करती थी, उसी होटल में मिलती है। वहीं पर दोनों, जो अपना अनुराग होता है और प्रगति, ये दोनों दिलीप के कत्ल का प्लान बनाते हैं और इस प्लान में जो रामजी नागर होता है, अपना अनुराग का नजदीकी रिश्तेदार, उसे भी शामिल करते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो रामजी नागर दिलीप यादव के कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके बदले में ये 2 लाख रुपए की डिमांड करता है और इस पे जो प्रगति होती है ये सहमत हो जाती है। तो जो प्रगति यादव होती है, ये 1 लाख रुपया रामजी नागर को एडवांस दे देती है और ये 1 लाख रुपया जब शादी करके ससुराल गई थी तो वहां मुंह दिखाई के रूप में पाई थी। वही 1 लाख रुपया ये दिलीप यादव के कत्ल की सुपारी के रूप में एडवांस दे देती है और बाकी काम होने के बाद 1 लाख रुपया देने का वादा करती है। और उसके बाद में इनकी जो प्लानिंग थी उस पर काम शुरू हो जाता है। और फिर 19 मार्च 2025 को जो दिलीप यादव था, जिसे बताया कि बगल के कन्नौज जिले में जो है इसका हाइड्रे का कार्य चल रहा था, वहीं काम करने के लिए जाता था और यहाँ दिव्यापुर के सेहुद मंदिर के पास मकान लिया था, यहाँ पे रहता था। अब 19 मार्च को दोपहर के समय जो दिलीप यादव होता है, काम से घर की तरफ वापस लौट रहा था और जब वापस लौट रहा था तो अपने बड़े भाई संदीप को फोन करके बताया था कि भैया मैं घर वापस आ रहा हूं, ये बोला था।
इसी बीच जो दिलीप होता है ये रास्ते में एक जगह रुक जाता है और वहीं पर जो अनुराग होता है और रामजी नागर ये दोनों दिलीप यादव का जो है पीछा कर रहे थे। जब दिलीप यादव एक जगह पर रुकता है तो ये दोनों उसके पास में पहुंच जाते हैं और दिलीप इन दोनों को नहीं पहचानता था और अनुराग और रामजी नागर दिलीप से कहते हैं कि भैया एक कीचड़ में मेरी कार फंस गई है और वहां पे क्रेन वगैरह सारी व्यवस्था है पर कोई जानकार अनुभवी चलाने वाला नहीं है जिसकी वजह से मेरी कार नहीं निकल पा रही है। अगर आप 10 मिनट के लिए वहां चलें, आइडिया बता दें तो मेरी कार बाहर आ जाएगी। दिलीप यादव को इन दोनों के षड्यंत्र के बारे में या पत्नी के जो प्लानिंग थी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सीधा साधा युवक था। ये सहमत हो जाता है और उसके बाद में अनुराग यादव और रामजी नागर ये दोनों मिलकर दिलीप यादव को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लेते हैं और बैठाकर औरैया जिले के एक जगह पर जाते हैं और जहां पर जाते हैं वो पूरा सन्नाटा रहता है। खेती बाड़ी का इलाका होता है लेकिन सन्नाटा रहता है, कोई आसपास में नहीं रहता है। वहां लेके जाते हैं और वहीं पर रामजी नागर और अनुराग यादव ये दोनों मिलकर दिलीप की जमकर मारपीट करते हैं, धारदार हथियार से उस पर वार करते हैं और इसी के साथ साथ में 315 बोर का इनके पास में कट्टा होता है। उस कट्टे से दिलीप यादव के सिर में गोली मार देते हैं। जब वो पूरी तरीके से अधमरा हो जाता है और उसके बाद में वहीं पे उसको मरणासन्न स्थिति में छोड़कर ये लोग वहां से फरार हो जाते हैं। अब करीब 1-1.5 घंटे के बाद में जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वहां लोगों का आना जाना जब शुरू होता है तो एक व्यक्ति को वहां मरणासन्न स्थिति में जब देखते हैं तो तत्काल ग्रामीण पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद में दिलीप यादव को वहां से पिकअप करके लाके हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। और दिलीप यादव जो था ये बेहोशी के स्थिति में था लेकिन उसके पास में आई कार्ड था। उस आई कार्ड के माध्यम से दिलीप के परिवार के लोगों का कांटेक्ट मिल जाता है और फिर पुलिस उनसे संपर्क करती है और स्थिति के बारे में बताती है। जानकारी होने पे दिलीप के भाई जो संदीप होते हैं, ये जो पिता माँ और परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, ये नातेदार रिश्तेदार ये सब लोग वहां पर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। जो प्रगति यादव होती है वो भी वहां पे रोती चिल्लाती पहुंचती है। जो उसके परिवार के लोग होते हैं वो लोग भी वहां पहुंचते हैं और 2 दिन तक दिलीप यादव का इलाज चलता है हॉस्पिटल में। फिर 21 मार्च 2025 को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद में जो परिवार के लोग होते हैं हत्या का जो है आरोप लगाते हैं कि दिलीप की हत्या हुई है, उसकी हत्या की गई है। ये जब आरोप लगाते हैं तो पुलिस दिलीप यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और वहां से जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि दिलीप यादव की वाकई में कत्ल किया गया है। अब पोस्टमार्टम के बाद में दिलीप की डेड बॉडी को जो परिवार के लोग होते हैं उनके हवाले कर दिया जाता है और परिवार के लोग मैनपुरी के अपने गांव में लेके जाते हैं, वहां दाह संस्कार कर देते हैं और यहाँ पर पुलिस अपना जांच पड़ताल शुरू करती है। और जांच पड़ताल जब शुरू करती है तो जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को जो साक्ष्य मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, उसके अनुसार जो रामजी नागर और अनुराग यादव होता है, पुलिस को इन दोनों का शिनाख्त मिल जाता है और इन दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और थाने लाती है। यहाँ जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो उस पूछताछ में ये दोनों अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और इस पूरी कहानी को बयां कर देते हैं जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और इसी के साथ साथ जो दिलीप की पत्नी होती हैं यानी प्रगति यादव, इनका नाम भी बता देते हैं। उसके बाद में पुलिस प्रगति यादव को उसके ससुराल मैनपुरी से जो है गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि जब दिलीप यादव की हत्या हो गई थी यानी 21 मार्च को मौत हो गई थी, उसके बाद में पत्नी प्रगति यादव ये वापस अपने मैनपुरी अपने ससुराल चली गई थी, वहां रह रही थी ससुराली जनों के बीच, लेकिन किसी को कानो कान पता नहीं चला और ना ही किसी को प्रगति यादव पे संदेह हुआ। जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तब जाके ये खुलासा हुआ कि असल में दिलीप यादव के कत्ल की जो मास्टरमाइंड थी ये कोई और नहीं बल्कि पत्नी प्रगति यादव ही थी। और जो अनुराग था इसका बॉयफ्रेंड था, 4 साल से संबंध था। और जो रामजी नागर था ये अनुराग का दोस्त था और ये दोनों क्रिमिनल कैटेगरी के लोग थे। ये जानकारी
होती है। पुलिस जब इसका खुलासा करती है तो सबके सब सन्न रह जाते हैं। अब पुलिस जो प्रगति यादव होती है इसे भी थाने लाती है, इससे भी कड़ाई से पूछताछ करती है, तो यह भी टूट जाती है और अपना गुनाह कबूल करके इस कहानी को यह भी पुलिस के सामने बयां कर देती है। और उसके बाद बहुत शोर शराबा होता है, सबके सब हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि प्रगति और दिलीप यादव की दोनों की मात्र 15 दिन पहले शादी हुई थी और इस प्रकार की हरकत एक पत्नी के द्वारा अपने ही पति के साथ किया गया, ये बहुत ही गलत कृत्य था। जो प्रगति यादव थी इसे साथ में नहीं रहना था या शादी नहीं करना था तो परिवार वालों को पहले बता देना चाहिए था। लेकिन असल में प्रगति यादव जो थी इसका षड्यंत्र था कि दिलीप यादव जब खत्म हो जाएगा तो उसके हिस्से की करोड़ों की संपत्ति की ये मालकिन हो जाएगी और फिर अनुराग यानी प्रेमी के साथ में मिलकर ऐश की जिंदगी जिएगी। ये प्लानिंग के तहत जो है इसने शादी किया था, ये खुलासा होता है। और अब लोग जो पति पत्नी के बीच का जो संबंध होता था, सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय संबंध होता था, अब इस पे भी संदेह जताने लगे हैं। ऐसी स्थिति समाज में क्रिएट हो गई है। तो दोस्तों, समय से पहले अगर सभी चेत जाएं, सभी समझ जाएं, अगर इस प्रकार की जो है समाज में घटनाएं ना घटें, जो नाते रिश्ते समाज में हैं इसकी विश्वसनीयता अगर कायम रखें तो आगे का जो समाज है इसका भविष्य उज्जवल रहेगा और समाज सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।